आप 60-70 साल पुराना निज़ाम आप अचानक सही नहीं कर सकते। मुझे बड़े दबाव का सामना है, बताओ प्राइम मिनिस्टर वो ये बातें कर रहे हैं सर। इन माफियाज़ का अगर गवर्नमेंट सर कुचल दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल इन्फो विद रोहेल इंतखाब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। मार्केट में एक बहुत अच्छा नाम है और रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अभी से नहीं बरसों से काम करते हुए आ रहे हैं। उनका मयार, उनकी पर्सनैलिटी और उनके पीछे जो उनकी पॉलिसीज़ और जिस तरह की वो सोच रखते हैं, यही वजह है कि हम उनसे इस प्रोग्राम में हमने उनको इनवाइट किया है और उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इस वक्त रियल इस्टेट को किन चैलेंजेस का सामना है, हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इन तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है मिस्टर जाहिद अली मलिक को, जो कि CEO हैं स्टैंडर्ड रियल इस्टेट एंड बिल्डर के। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलाम रोहिल, आप ठीक कैसे हैं? ठाक हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, रियल इस्टेट के इश्यूज़ की हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में बड़ा ग्रो होता है, लेकिन हमें इश्यूज़ और चैलेंजेस रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप बताएं कि मौजूदा हुकूमत का कितना इंटरेस्ट आपको नज़र आया रियल इस्टेट इंडस्ट्री में? रोहिल, कुछ अरसे पहले तक प्राइम मिनिस्टर साहब का थोड़ा इंटरेस्ट दूसरी जगह पे था। डेफिनेटली उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जब उन्हें हमारी एसोसिएशन ने, हमारी फेडरेशन ने इंडिकेट की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, तो उन्होंने फिर तवज्जो देना शुरू की। तो अभी उन्होंने बिल्डर्स के लिए एक एमनेस्टी लॉन्च की थी, जिसका थोड़ा सा टाइम पीरियड भी बढ़ाया है और हमारी उनसे ये भी रिक्वेस्ट भी होगी कि थोड़ा और टाइम पीरियड भी बढ़ाएं। और जो टैक्सेस के मामलात हैं, FBR के मामलात हैं और टैक्सेस का जो मैटर है उसको और आसान किया जाए। हमारा जो सबसे मेन मामला ये है कि मिसाल के तौर पे एक जगह आपने वैल्यू रखी है 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। अच्छा, उसी पूरे फेज़ में मैं मिसाल देता हूँ आपको डिफेंस की। जैसे डिफेंस है, वहाँ पे आप कोई भी 500 गज़ का प्लॉट लेते हैं तो उसमें ये होता है कि 500 गज़ का प्लॉट 8 करोड़ रुपए का भी है, 7 करोड़ रुपए का भी है। उसी जगह पे प्लॉट 2.5-3 करोड़ रुपए का भी है। तो इन्होंने वहाँ का रेट फिक्स किया है 3.25 करोड़ रुपए। तो उससे जो लो बजट प्लॉट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको वाइट का भी प्रॉब्लम होता है। और मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी आप लोगों के चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा टैक्सेस को, थोड़ा सा वैल्यू टेबल को ग्रेजुअली बढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अभी 2016 की मैं बात बताता हूँ आपको। 2016 में एक प्लॉट है, उसका 8.25 साढ़े 8 लाख रुपए वाइट था, कलेक्टर वैल्यू थी। तो वो आप अचानक 1 करोड़ हो गई, फिर 1 करोड़ के बाद 3.25 करोड़ रुपए की। मैं 500 गज़ के प्लॉट की मिसाल दे रहा हूँ। उसी साल 2000 गज़ होता है तो वो 13 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो उसमें टैक्सेस भी बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। अब उस हैवी टैक्सेस के आने से मार्केट कोलैप्स कर गई। 2016 से जो मार्केट ने कोलैप्स किया है, आज तक मार्केट कोलैप्स है रियल इस्टेट की। मैं अपने डिफेंस और क्लिफ्टन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त, फिर मैं आगे दूसरे भी लेवल पे जाऊँगा। तो मार्केट कोलैप्स कर गई। जो उस वक्त हमने ट्रांजैक्शंस की, सपोजिटली 8 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, क्लाइंट को दिलाया, आज तक वो 5 साल से क्लाइंट ना बेच पा रहा है, ना कुछ आगे एक्टिविटी कर पा रहा है, जिससे सर्कुलेशन ख़राब होती है। अब हैवी टैक्सेस लग जाएंगे, कलेक्टर वैल्यू हैवी कर दी जाएगी। देखिए ना, एक 70 साल से एक सिस्टम चल रहा था, वो सिस्टम एकदम नहीं सही हो सकता, उसको ग्रेजुअली ऐसे ही है। आगे लेके चलना पड़ता है। अच्छा, अब इतने हैवी कलेक्टर वैल्यू कर दी गई, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दी गई। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कराया जाए कि सबको आसानी हो। अब मैटर ये है कि एक प्लॉट हम बेचते हैं, वो 9 करोड़ रुपए का है और उसी कलेक्टर वैल्यू में 2.25 करोड़ रुपए का प्लॉट भी है और 3.25 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम बहुत क्रिएट अच्छी होती है। बात आपने जाहिद साहब की, इसका प्रॉपर ड्राफ्ट होना चाहिए ड्राफ्ट और होना चाहिए। सत्तार बिल्कुल। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खुसूसन इमरान खान साहब जो है बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं
रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इसी तरह की तजावीज़ जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, सिस्टम को कैसे बेहतर करें, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की इमरान खान साहब बात करते हैं और होनी भी चाहिए, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं। दूसरा, हम ये समझते हैं कि सिलसिला आगे अगर बढ़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा रेवेन्यू इससे जुड़ा है और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे टैक्सेशन मिलता है, सरकार का भी अपना इसमें मफाद है, फ़ायदा है। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अच्छी पॉलिसीज़ को, सिस्टम को और ट्रांसपेरेंसी को? मैं आपको एक बात यहाँ कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक नुक्ते पे काम करना चाहिए। वो नुक्ता ये है कि जो अच्छे नाम वाले ट्रस्टेड नेम के बिल्डर्स, ट्रस्टेड नेम और पुराने रियल्टर्स और टैक्सेशन के जो लॉयर्स हैं, उनकी एक टीम बनानी चाहिए। 3-4 लोग अपनी एक टीम बनाएं, 8, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं, एरिया वाइज वो एक सिस्टम डेवलप करें कि इस एरिया में ये रेट है, इस एरिया में इतना टैक्स लगाया जाए, अगले साल इतना टैक्स कर दिया जाए। मैं दूसरी बार एक सिस्टम लाने की बात कर रहा हूँ, एक मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। देखें, हर चीज़ एक तरीक़ेकार से सही होती है। आप 60-70 साल पुराना निज़ाम आप अचानक सही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक रियल इस्टेट एजेंट खुद जो मिनिस्टर होगा, जैसे हाउसिंग मिनिस्टर है, वो तो हाउसिंग मिनिस्टर बन के आ गए, ठीक है, उनके पास वो तजुर्बा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनको जो जैसे चलाएगी वो वैसे चलेंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको ये चाहिए कि बिल्डर्स से, टैक्सेशन के लॉयर्स से और रियल्टर्स से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उनकी मुशावरत से, उनके तजुर्बों से एक सिस्टम बनाया जाए। जाहिर साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही है। मैंने 2016-15 में भी सरकार के सामने बात रखी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी रियल एस्टेट की, लेकिन कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग की वो भी फ़ाल नहीं नज़र आई मुझे। अगर मिनिस्टर भी चले सरकार रख लेती है कैबिनेट में या नेशनल असेंबली में मिनिस्टर आ भी जाता है, लेकिन उसके अंडर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा माशाल्लाह हमारा प्रोविंसेस भी हैं, सिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पर वो इंगेज रहे। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि ये अगर उसको रिव्यू भी करेंगे और एनुअली करें, उसको सेमी एनुअली करें, क्वार्टरली करें, उससे ये होगा कि कम से कम 10%, 20%, 30% उस पर काम हो रहा होगा और ट्रांसपेरेंसी हो रही होगी। देखिए रोहिल, मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा। रियल इस्टेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि ठीक है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग 72 इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसमें एंड में घर से बाहर निकलता है इंटीरियर डेकोरेटर, सीमेंट, बजरी, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, फलाना ढिमकाना। और जाहिर साहब वो इंगेज रहता है, इंगेज यानी कि मकान बना दिया, कंस्ट्रक्शन हो गई, उसका इंगेजमेंट है। अब इसमें सिलसिला यही बनता है कि देखें, इतने सारे लोगों को आपने मैनेज करना है, इतने सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, रियल इस्टेट का पहिया चलता रहता है तो गवर्नमेंट के बैंक का जो लिक्विडिटी है, एक सर्कुलेशन है वेल्थ की, वो चलती रहती है। आप रियल इस्टेट को कदगन लगाएंगे, रियल इस्टेट के आगे एम्बार्गो करेंगे, बैंड करेंगे चीज़ों को, सख्तियाँ करेंगे, आपका सिस्टम रुकेगा। तो सिस्टम को ना रोकें, सिस्टम को अच्छा करें। हाँ, लोग, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको दोबारा एक बात करता हूं कि एक प्लॉट है, 8 करोड़ का प्लॉट है, 3.25 करोड़ पे आपने डाल दिए, पीछे तो हम परेशान हो गए ना। कहते हैं नहीं भाई, मैं तो नहीं वाइट ले सकता मज़ीद पैसे, किसी के पास वाइट इतना पैसा नहीं है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, कुछ आसान किस्म की अमेनिटी मज़ीद दें, ठीक है ना। हर चीज़ फ़ौरन नहीं हो जाएगी, हर मामलात को ग्रेजुअली आपको सही करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार एक बात, पहले भी मेरा ख्याल है आपसे मेरी डिस्कशन 2-3 मरतबा हुई थी कि देखें, रियल इस्टेट का पहिया चलेगा तो गवर्नमेंट का पहिया चलेगा। और एक और बात मेरी जहन में रखिएगा, कराची, मैं अकेला नहीं कहता, कराची पूरे पाकिस्तान को जनरेट करके देता है, जिसको कहते हैं आप टैक्सेस जनरेट करके देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पाकिस्तान का पूरे सिस्टम का पहिया कराची से चल रहा है। कराची की रियल इस्टेट पे भी तवज्जो दें, कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी तवज्जो दें। मुझे इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन कराची
आपको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसकी रियल इस्टेट का एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जाहिर है। साहब अब वो वक्त गया कि हाँ। लोगों को रियल एस्टेट की अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन पर काम हो रहा है, लोग पढ़कर रियल एस्टेट पर आ रहे हैं। माशाल्लाह यूथ आपके सामने है, किस तरीके से वर्किंग कर रही है, सिस्टम बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सर टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पर आ रही है। कोविड के बाद से अब बातें हो रही हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम लेकर आया जाए। डू यू थिंक कि किस तरीके से हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज जो है फ़रोग़ दे सकते हैं या रोहिल, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इस पे काम हो सकता है, लेकिन हम जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो गवर्नमेंट सुने हमारी बात, उनसे तो पहले निकलें। टैक्स का जो सिस्टम है, टैक्स का जो आपने प्लानिंग बनाई है, टैक्स की जो मैकेनिज़्म आप लोगों ने बनाया है, वो आम आदमी की समझ से बाहर है। हर बंदा खौफ के हालात में रह के काम कर रहा है नंबर्स पहले। ऑफ एनओसीज, हाँ, इंस्टीट्यूशंस और ये ये सारी सारी चीज़ें। चीज़ें और बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं तमाम मामलात में। मैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि देखें, ग्रास रूट लेवल पे अपने मिनिस्टर्स को लेके आएँ, लोगों से मिलें, लोगों से मशवरा करें, अच्छे लोगों को बिठाएं, मशावरत से कोई एक सिस्टम बनाएं, टैक्सेस का, रेवेन्यू का एक अच्छा सिस्टम लेके आएँ, लोगों को आसानी से टैक्स देने में वो हो। अब यहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर के मामला चल रहे हैं, पे ऑर्डर्स के मामला चल रहे हैं, कैश के मामला चल रहे हैं, हम तो ऑन द ग्राउंड इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं ना। अब बिल्डर पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसको इतना बड़ा वाइट अमाउंट कहाँ से आए? इमरान खान साहब का मेहरबानी हो कि उन्होंने एक एमनेस्टी दी है कि भाई ठीक है, बिल्डर प्लॉट खरीदे, सब कुछ करे। एक छोटा छोटा इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? सही बात है। उस वो किस तरीके से काम करेगा? और रही बात, मैं आपके इस बात का जवाब दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल जी पेमेंट्स वगैरह की, ये बहुत अच्छी तरीक़ेकार है। इंसान आसानी से सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से एक दूसरे को पेमेंट कर सकता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, ये अपना बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान में, एक से एक नाम पड़ा है, लोगों को अच्छे लेवल पे लेके आएँ, एक टीम बनाएं, सिस्टम बनाएं, कमेटी बनाएं, बैठ के सारा। जाहिर साहब लेकिन इस सवाल का जवाब है और एक बात भी है, वो बहुत हमारा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हो जाएगा। आईएमएफ का जब तक पाकिस्तान पे ये प्रेशर रहेगा और पॉलिसीज वहाँ तक आएंगी और स्टेट बैंक पे दबाव रहेगा ना, तो कभी पाकिस्तान का रुपया जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ मैं इस बात को इधर ही रोक दूंगा क्योंकि इस पर मजीद डिस्कशन हमारी हो जाएगी। जाहिर साहब माफियाज, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि माफियाज ख़त्म हो, लॉबीज़ ख़त्म हो। एक दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे बड़े दबाव का सामना है, बताओ प्राइम मिनिस्टर वो ये बातें कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जाहिर साहब माफियाज का सामना है? इसमें दो किस्म के मामला आते हैं। एक तो माफिया है वेबसाइट वाली, जो अगर पॉजिटिवली काम करें तो आप यकीन कीजिएगा पूरे पाकिस्तान में तरक्की आ जाएगी। ईमानदारी के साथ वो अपनी वेबसाइट्स चलाएं, फेक मामलात ना करें, तो हमें बड़ा फ़ायदा हो, रियल इस्टेट बहुत तरक्की करे। और रही बात माफिया की, माफिया लैंड माफिया भी है, माफिया बिल्डर माफिया भी है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अभी तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। इन माफियाज का अगर गवर्नमेंट सर कुचल दे, इनको ख़त्म करे, ख़त्म तो नहीं कर सकते। सरपरस्ती हासिल है जाहिर साहब, हाँ, बात सारी सरपरस्ती छोड़, सरपरस्तों को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया जाए तो काफ़ी हद तक 50% भी अगर हम इन पे काम करवा दें, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले ले, तो बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे लेकिन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लोगों को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट का आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि लोग चाहते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स दें, बिल्कुल सही हम कह रहे सुकून से जाके घर पे सोएं। हमारे पास कोई आए बोले ये लीजिए, ये हमने प्लॉट ख़रीदा है, या हमने फ़लानी चीज़ ख़रीदी है, गाड़ी ख़रीदी है, मोबाइल खरीद। एक सिस्टम नहीं है ना, एक अच्छा सिस्टम बना दे, सब आराम से होने लग बेहतर, जाए। बहुत बेहतर बात। अपॉर्चुनिटीज़ पोटेंशियल क्या देख रहे हैं साहिब साहब 5 साल बाद? क्या लग रहा है? कोविड भी चल रहा है, काम भी हो रहा है लोगों का, हमारी इंडस्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, आप समझते हैं कि आप उसको किस तरह से मैसेज कन्वे करेंगे कि हाँ, ये पाकिस्तान और खुसूसन कराची जैसे शहर में आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं?
देखें इस वक्त 2016 से और आज 2021 हो गया, रियल इस्टेट अब तक संभल के नहीं थी। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कुछ इदारों की भी प्रॉब्लम है जो सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे। थोड़ा FBR के मामला सीधे हो जाएं, गवर्नमेंट थोड़ी डायरेक्टली, इमरान खान साहब अगर 2 दिन में एक दफ़ा भी तवज्जो दें, एक हफ्ते में एक दफ़ा भी दे दें कि भाई मुझे रियल इस्टेट सेक्टर का, बिल्डर, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपर्स, इनकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। और मुझे अच्छे मशवरे देने वाले लोग चाहिए जो मुझे अच्छे मशवरे दें कि इस सिलसिले से पूरे कराची की भी रियल इस्टेट। अच्छा, एक और बात बता दूँ, कराची की रियल इस्टेट चलेगी, पंजाब की रियल इस्टेट चलेगी, बलूचिस्तान गवादर की रियल इस्टेट चलेगी, सिंध की रियल इस्टेट चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। KPKP की रियल इस्टेट चलेगी। कराची बेस है, कराची को काइंडली तवज्जो दी जाए, कराची के मामलात को सीधा किया जाए। माफियाज को ख़त्म नहीं कर सकते आप, अमेरिका में भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन आप उनको कम कर सकते हैं। तो हमने, अगर गवर्नमेंट कम करने में कामयाब होगी, कराची ने बहुत तरक्की करनी है। अभी देखें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुला है बहरिया टाउन का, ठीक है। हम यहाँ पे डिफेंस में बैठे हुए हैं, DHA सिटी में बैठे हैं, काम नहीं चला, तो थोड़ा हमने, बहरिया ने जो डेवलपमेंट्स की हैं, हमने बहरिया में काम किया, वहाँ हमें कामयाबी मिली, थोड़ा सा हमारा पहिया चला वहाँ पे काम करने का। तो बहरिया ने अपनी डेवलपमेंट से लोगों को साबित किया कि देखें, और लोगों ने उसकी डेवलपमेंट देख के अब वो अपने मामलात भी सीधे कर रहे हैं। मुझे पिछले साल मैंने देखा पूरे कराची में जो बुरा हाल था, पानी के डिफेंस तक जैसे इलाकों में घरों, लोगों के फर्नीचर ख़राब हो गए। लोगों ने बहरिया पे बड़ी तनकीद की। मैंने कहा यार, ये इनके पास मास्टर प्लान क्या है सीवरेज सिस्टम का। और अच्छी बात है, आप अपने कॉम्पिटिटर से सीखते हो, कोई बुराई नहीं है, आपसे उनसे बैठ कर बात करो, कोई अना का मसला नहीं है, कोई ईगो का मसला नहीं है। उनसे पूछें कि सर क्या इंस्टॉलेशन की है, किस तरह से आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, हम वो पूरे कराची पे इम्पोज करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर मसला पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं रोयल, जिन पे जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन्होंने 2-3 साल काम करना है और चले जाना है। बस मेरा ये मुख्तसर सवाल है। ठीक, ये बहुत गहरा सवाल का जवाब है, अब इसको आप जितने लेवल पे सोच लें। ठीक है, आए नौकरी की और चले गए, सही है, ऐसे इदारे तरक्की नहीं करते। उसके लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। बस आए, फाइलों पे साइन किया, ये दैट्स इट। जाहिद साहब, ब्रोकर को कैसे हम अवेयरनेस दे सकते हैं? हम हमारा ब्रोकर जो हम देखते हैं, हम इंटरनेशनल कंपेयर करें तो उनका ब्रोकर बड़ा जो है एजुकेटेड होता है। हमारे यहाँ भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी की सूरत हाल आपके सामने। रोहिल, आपने भी हासिल कलाम बात की है। हमारा रियल्टर अगर एजुकेटेड हो, अब शुरू हो गए हैं ये मामला। कुछ बच्चे, जैसे मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आ रहा हूँ। मेरा एक बच्चा MBA, दूसरा BBA कर रहा है। मेरी ख्वाहिश है रियल इस्टेट में आए, कंस्ट्रक्शन में आए, डेवलपमेंट में आए। तो अब जो आने वाली नस्ल है वो पढ़ी लिखी आ रही है, लेकिन अब मैं वही बात करूँगा कि जिसको ख़ानदान में कुछ करना नहीं आ रहा, वो रियल इस्टेट में आ जाता है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। वो बंदा आके फिर, भाई आप, रियल इस्टेट का काम है, आप अच्छे टाइम पे चीज़ दिलाओ, अच्छे टाइम पे चीज़ बिकवाओ, अच्छी चीज़ दो, अच्छी जगह पे घर बनवाओ। लोग अपनी जेब के लिए, उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि यार मेरे फ़लाने कज़न के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, मैंने जैसे तैसे करके भी। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक सिस्टम बनाए, एक मामला बनाए कि भाई इतनी एजुकेशन का बंदा रियल इस्टेट में आएगा, जो वर्ल्ड वाइड होता है। एजुकेशन, रियल इस्टेट की भी एजुकेशन के प्रोग्राम बनाए जाए, गवर्नमेंट लेवल पे भी बनाया जाए, MBA कराया जाए, BBA कराया जाए, डिप्लोमास कराया जाए, फिर वो रियल इस्टेट में आए। तो इससे बहुत बेहतरी होगी। आपका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। वेल सेट। अच्छा, कोविड-19 के बाद से मामला, हर इंडस्ट्री जो है क्राइसिस का शिकार है, लेकिन मैंने पाकिस्तान और कराची में देखा कि किसी हद तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, लोग शादियां कर रहे थे जाहिद साहब, और शादी के बाद जो है वो बस शादी होती है, बहू बोलती है कि मुझे जो है अलग होना है, नया अपार्टमेंट चाहिए, नया घर चाहिए, तो शादियां भी हो रही हैं, अपार्टमेंट भी बन रहे हैं। ये इसके पीछे क्या साइंस है? मुझे साइंस लगी है। ये है हंसी की बात। इन बच्चियों को जब भी याद आए तो बाटवा मेमन कम्युनिटी को दुआ दें, जो पहले दिन है ना बच्ची को फ्लैट दे के अलग कर देते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट हो गया है, हंसी मजाक से हट के अब बात करते हैं
कि एक बच्ची है पढ़ी लिखी है, वो कहती है नहीं मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी इसको, तो ये छोटे अपार्टमेंट का बहुत रिवाज चल गया है। और उसके बाद जैसे ठीक है, एक फैमिली है, दो बेडरूम अपार्टमेंट से 4 बेडरूम अपार्टमेंट में जाना चाहती है। कराची में अपार्टमेंट का काम मेरे ख्याल से अगले 75 साल 50 साल नहीं रुकने वाला। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो इस वजह से रियल इस्टेट थोड़ा माशाल्लाह यहाँ पे ठीक है ज़्यादा हो। जाहिद साहब, बहुत अच्छी बातें आपके साथ हुई, बहुत मज़ा आया। और लास्ट मैसेज क्या देंगे आप हमारी ऑडियंस को, या किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस को तो यही पैगाम दूंगा कि देखें जो भी इस वक्त के हालात हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कीजिए। कराची इवन पाकिस्तान की कोई भी जगह देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह रिटर्न भी अच्छा होगा, मामलात अच्छे हो जाएंगे। आज थोड़े कोविड की वजह से, थोड़ा IMF वर्ल्ड बैंक की वजह से हम थोड़े से डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट को मैं एक आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप थोड़े से मामलात, रियल इस्टेट आपका पहिया चलाता है पूरे इंडस्ट्रीज़ का, 72 इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। उसके अलावा जब रियल इस्टेट चलता है तो आपके रेस्टोरेंट चलते हैं, बैंक्स चलते हैं, ऐसे कई चीज़ें। देखिए ना, जो बंदा, मैं छोटी सी एक बात करूँगा, लोग पैसा कमाएंगे तो मुर्गी और अंडे खाएंगे, तो जो एक दर्जन अंडे लेते हैं, बात मुनासिब नहीं है या ऐसी मिसाल देना, लेकिन रेशियो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लोग खुशहाल होंगे तो खाएंगे सही पिएंगे, बात है। हर सेक्टर चलेगा फिर। बिल्कुल सही तो बात। रियल इस्टेट का पहिया चलाएं, गवर्नमेंट का पहिया देखें, पूरे पाकिस्तान के मामला सर्कुलेशन चलेगी, ये मेरा मैसेज है। और गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, हम उस पर ऐसी कोई तनकीद नहीं कर सकते, और अच्छे काम कर रही है। थोड़ा सा तवज्जो दें कराची के ऊपर, कराची की रियल इस्टेट पे, बिल्डर्स पे, डेवलपर्स पे, आप खुद देखिएगा इसका नतीजा। बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा और होपफुली आपको हमारे इस इंटरव्यू से अंदाज़ा हो गया होगा कि किन चैलेंजेस पर हमने बात की है, और इन्हीं चैलेंजेस पर अगर थोड़ा सा भी काम हो जाए सरकार की जानिब से या इंस्टीट्यूशंस की जानिब से तो बहुत ही अच्छा होगा, इंडस्ट्री को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।